आज 2 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और डर ऐसा बना हुआ है कि इस कंट्रोवर्शियल बिल को लेकर वापस से लोग सड़कों पर ना उतर आए, एक ऐसा माहौल ना बन जाए जैसा हमें सीएए एनआरसी के टाइम पर बनता हुआ दिखा था, एक ऐसा माहौल ना बन जाए जैसा हमें फार्म लॉज के टाइम पर बनता हुआ दिखा था। ऐसी मिस इंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है कि ये बिल जो है ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, ये मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज छीन लेगा, कब्रिस्तान और मस्जिद जैसी चीजों पे कंट्रोल मुस्लिम्स का नहीं बचेगा। आज हमारा इस वीडियो में मोटिव यह रहने वाला है कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जानें, उसकी इंट्रिकेसीज के बारे में जानें, ये जो मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं इनके सच के बारे में जानें और साथ में यह भी जानें कि आखिर वक्फ होता क्या है और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड 300A के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। वेलकम टू चहल एकेडमी। शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसा आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो 1995 वाले वक्फ अमेंडमेंट बिल को या वक्फ बिल को अमेंड करने की बात करता है, उसमें बदलाव करने की बात करता है, उसे ज्यादा इंटीग्रल, उसे ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और उसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की बात करता है, बिना ये बेसिकली ये मेक श्योर करते हुए कि किसी भी तरीके से जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो हर्ट होता हुआ ना दिखे। लेकिन कुछ ऐसे लूप होल्स थे वक्फ के अंदर जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज और प्रॉब्लम्स राइज होती हुई दिख रही थी, इसलिए इनमें बदलाव भी जरूरी था। अब क्या यह बदलाव एंटी मुस्लिम कहा जा सकता है? क्या यह बदलाव एंटी माइनॉरिटी कहा जा सकता है? क्या यह बदलाव जो हम प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल पे चलते हैं विद इन इंडिया, जहां माइनॉरिटीज के पास स्पेशल राइट्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्या उसके अगेंस्ट इस अमेंडमेंट को कहा जा सकता है? अगर इसको एक वर्ड में बोला जाए तो नहीं, और कैसे, वो हम इस वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करने वाले हैं। आसान भाषा में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को अमेंड करने के लिए, इस टाइम पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उन्होंने पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। यहां तक ये भी धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो पूरे देश को, जो इनके चीफ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो पूरे देश को शाहीन बाग बना दिया जाएगा। और आपको पता है शाहीन बाग में क्या हुआ था जिस टाइम एनआरसी सीएए चल रहा था। लेकिन इस तरीके की जो आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे देश में पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने के चांसेस होते हैं, विदाउट लेटिंग द पीपल नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द लॉ, विदाउट लेटिंग द पीपल नो द एक्चुअल मोटिव ऑफ द लॉ। अगर आप इस तरीके की मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज द पब्लिक ऑर्डर। अब हम समझते हैं कि वक्फ का मतलब क्या होता है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इसके बिल के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। जनरली इसे एक एंटी मुस्लिम पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है कि वक्फ बिल हिंदुओं के अगेंस्ट है या वक्फ बोर्ड्स हिंदुओं के अगेंस्ट हैं। नहीं, हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है, ना किसी मेजोरिटी के अगेंस्ट है, बट उन्हें बेटर तरीके से मैनेज करने की जरूरत है जिससे वो किसी की भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें। जब हम प्रॉपर्टीज को क्लेम करना शुरू कर देते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज, तो उसके लिए कोई सर्टेन मेजर्स लेने चाहिए जिसको उन्हें रिकॉग्नाइज उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके, उनका बेटर सर्वे किया जा सके। वक्फ उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो डेडिकेटेडली रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए डेडिकेट कर दी गई हैं। मतलब आसान भाषा में वैसी प्रॉपर्टीज जो प्योरली चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज की जाएंगी, उनको क्या कहा जाएगा? वक्फ प्रॉपर्टी। और ये डेफिनेशन कहां है? ये इस्लामिक लॉ की डेफिनेशन है। दोबारा रिपीट करता हूं, इस्लामिक लॉ के अंडर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको चैरिटेबल या फिर धार्मिक पर्सपेक्टिव, रिलीजियस पर्सपेक्टिव के लिए यूज किया जाए, उसे वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके अलावा इसका कोई और यूज और किसी और वजह से इसकी बिक्री नहीं हो सकती। वंस अ वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज अ वक्फ प्रॉपर्टी, ऐसा इनका मोटिव भी है, ऐसा इनका मानना भी है जब हम इस्लामिक लॉ की बात करते हैं। तो वक्फ का मतलब होता है कोई ऐसी ओनरशिप जिसको पर्सन से ले लिया गया है। जो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मैं एक मुस्लिम हूं, 5 साल से ज्यादा मुझे मुस्लिम होना चाहिए तभी मैं अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी की तरह डेडिकेट कर सकता हूं, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डेडिकेट करना चाहता हूं फॉर द वक्फ पर्पसेस, राइट। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दूंगा, और वक्फ के अंदर ऐसा माना जाता है कि नाउ दिस प्रॉपर्टी वुड बी अंडर दिस वुड बी डेडिकेटेड टू अल्लाह। मतलब आपको जो गॉड हैं उनको पूरी तरीके से आप उस प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर देते हैं। फिर से बता रहा हूं, एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजियस पर्पसेस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देता है, वक्फ बोर्ड को देता है, और वक्फ बोर्ड मुतवल्ली की तरह
अल्लाह के बिहाफ पर उसको मैनेज करते हैं, राइट। तो कोई भी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी जब अल्लाह के नाम पर ट्रांसफर की जाती है तो हम उसे वक्फ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। वाकिफ वो पर्सन होता है जो वक्फ क्रिएट करता है, मतलब आसान भाषा में जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। किसके नाम पर ट्रांसफर कर रहा है? अल्लाह के नाम पर ट्रांसफर कर रहा है। उसको जो मैनेज करेगा इन द नेम ऑफ गॉड, उसको हम बोलते हैं मुतावली। तो आपको दो चीज देखने को मिल रही है, वाकिफ वो है जिसकी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहा है, जो चैरिटेबल पर्पस अटेन करना चाहता है। मुतावली वो होते हैं जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं इन द नेम ऑफ अल्लाह। बेसिकली आज के डेट में मुतावली कौन है? जो वक्फ बोर्ड के अंदर आपको लोग बैठे हुए दिख जाते हैं। जब एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद वो प्रॉपर जो ट्रांसफर है उस प्रॉपर्टी का वाकिफ से किधर जाता हुआ दिखता है? आपको अल्लाह की तरफ जाता हुआ दिखता है। पर्सन मेकिंग द वक्फ, जैसे दैट इज वाकिफ, उससे किसको ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा? अल्लाह को ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। इसको इर्रिवोकेबल माना जाता है। अगर एक बार ये ट्रांसफर हो गया, एक बार किसी प्रॉपर्टी को किसी इंसान की परमिशन के साथ, किसी मुस्लिम की परमिशन के साथ वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, या उसने वाकिफ बनकर मुतवल्ली को ट्रांसफर कर दी है जो बिहाफ अल्लाह के बिहाफ पे काम करेगा, उसके बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस नहीं मांग सकता। ये लॉ है। जैसा मैंने आपसे बोला, वंस अ वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज अ वक्फ प्रॉपर्टी। अब ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, वंस अ वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज अ वक्फ प्रॉपर्टी, और जो चैरिटेबल पर्पसेस ने, रिलीजियस पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टीज को यूज किया जा सकता है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए बन चुका है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने स्टेट विद इन अ स्टेट का स्टेटस एक्वायर कर लिया। मतलब उसका कोई रेगुलेशन बाहर से नहीं है, वो खुद को ही रेगुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज आती हुई दिखी हैं। कैसे आती हुई दिखी हैं उस बारे में भी देखते हैं। अगर मैं आज की डेट में बोलूं कि टोटल भारत के अंदर कितनी वक्फ एस्टेट्स रजिस्टर्ड हैं, अगर स्टेट वाइज देखा जाए, तो आपको ऑलमोस्ट पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर आपको सर्टेन वक्फ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा नंबर आपको देखने को मिलता है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। 1,24,734 1,24,735 प्रॉपर्टीज जो है वो वक्फ एस्टेट्स की तरह रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके अलावा ऐसे कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिकली आप ट्रांसफर होते हुए देख सकते हो एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। मतलब कौन कौन से स्टेट के अंदर इमूवेबल, मतलब जमीन जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किया जा सकता, ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें वक्फ क्लेम करता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। तो देखेंगे अगेन पूरे इंडिया में आपको ये देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर अगेन आपको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। लगभग 2,17,161 इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वक्फ के अंडर आपको क्लेम करते हुए दिखता है वक्फ बोर्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। थोड़े टाइम पहले आपने कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, कॉज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो बेसिकली जो उनका एरिया है, जो उनका पूरा रीजन जिसमें वो लोकेटेड है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसमें एक मजार थी और वक्फ ने उस जमीन को क्लेम करना शुरू कर दिया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमीन को जब वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद डिसाइड नहीं कर सकता उस चीज को, उसे भी वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा और वो डिसाइड करेगा कि वेदर वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या फिर नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इस केस को लड़ने के लिए, और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला नहीं आ रही, इलाहाबाद कैंपस के अंदर आती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कैंपस के अंदर आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही प्रॉपर्टी में आ जाएगा, वक्फ इस पर क्लेम नहीं कर सकता। तो जब आपको ऐसे ऐसे केसेस आते हुए दिखे तो रियलाइजेशन हुआ कि वक्फ कहीं ना कहीं लोगों की राइट टू प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट था इसलिए शायद वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाया। अगर किसी इंडिविजुअल के साथ ऐसा हो जाए, सोचो आपने बड़ी अपनी मेहनत की कमाई से दिन रात पैसा कमा के, दिन रात मेहनत करके एक प्रॉपर्टी खरीदी, कल को आके आपको यह बोल दिया जाए कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। अब ऐसे में वक्फ को प्रूव नहीं करना है उसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको प्रूव करना है उसकी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, और ये कहीं आप कोर्ट या कोर्ट में जाके प्रूव नहीं करोगे, ये आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके प्रूव करोगे। इसका मतलब वक्फ बोर्ड आपकी जमीन छीन सकता है और उसके बाद फिर आपको वक्फ बोर्ड से ही लड़ना है कि नहीं ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन मेरी है। तो इस वजह से आपको काफी हद तक राइट टू प्रॉपर्टीज जो हैं वो वॉयलेट होते हुए दिखे थे इस देश के अंदर, जिस वजह से ये जो अमेंडमेंट है वो भी लाना हमें जरूरी देखने को मिला। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2024 का, ये कुछ चेंजेस सजेस्ट करता है 1995 वाले एक्ट के अंदर। साथ के साथ इसका नाम भी बदला गया है, पहले इसे वक्फ एक्ट ऑफ 1995 कहा जाता था, अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995। इसका मतलब इसका नाम चेंज किया जा रहा है, जो बदलाव किए जा रहे हैं वो भी नाम के अंदर आपको मेंशन्ड दिख जाते हैं। वक्फ की फॉर्मेशन कैसे होती है? वक्फ को देखो फॉर्मेशन किया जा सकता है या तो डिक्लेरेशन, मैं डिक्लेयर कर दूं जी मेरी प्रॉपर्टी क्या होगी जी, वक्फ प्रॉपर्टी होगी। दूसरा लॉन्ग टर्म यूज का रिकॉग्निशन,
मैं बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन मैंने क्या कर दिया है, डेडिकेट कर दिया कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए कौन यूज करेगा इसे, वक्फ यूज कर सकता है, मतलब वक्फ बोर्ड यूज कर सकता है। या फिर लास्ट में एंडोमेंट व्हेन सक्सेशन एंड, ये तीसरा है, जब भी सक्सेशन आपका खत्म होगा, कोई सक्सेसर नहीं बचेगा, उसके बाद वो किसको डिक्लेयर कर दी जाएगी, वो वक्फ को डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो ये तीन तरीके हैं। और एक कंडीशन ये भी है, केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, केवल एक मुसलमान जिसने 5 साल से इस्लाम धर्म को फॉलो किया है, वही किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर देता है। मतलब किसी हिंदू की प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर मल्टीपल ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के अंदर एक टेंपल है विच इज अराउंड 1500 ईयर्स ओल्ड, जिसको वक्फ बोर्ड ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि दिस टेंपल बिलोंग्स टू दी वक्फ प्रॉपर्टी। अब वो भी एक कंट्रोवर्सी हुई, उसके लिए भी आपको क्या जाना पड़ा, उसका आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग एस चंद्रशेखरा टेंपल, चंद्रशेखर स्वामी टेंपल, समथिंग लाइक दैट। देयर वाज अ टेंपल इन तमिलनाडु जिसको वक्फ ने क्लेम करना शुरू कर दिया था। तो वहां से आपको ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज देखने को मिलती हैं जो खुद ही वक्फ लॉज के अगेंस्ट जा रही हैं, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी केवल वही हो सकती है जो केवल एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी हो, और वो भी ऐसा मुस्लिम जो पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा हो। ये मैंडेटरी है, मतलब ओनरशिप होना मैंडेटरी है, कोई किसी और की प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता, मुस्लिम होना जरूरी है और ओनरशिप होना जरूरी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टीज को, देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी का, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से, किसी भी मुस्लिम की प्राइवेट प्रॉपर्टी से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा कहना चाहता है बिल, ये बदलाव करना चाहता है कि जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी डिक्लेयर कर लिया, सरकार की उस जमीन को जिनके ऊपर वक्फ क्लेम कर रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाएंगी वापस टू दी स्टेट ओनर। जितनी भी सरकारी जमीन को आज की डेट में वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा है, वो वापस किसको ट्रांसफर कर दी जाएंगी, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। और अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो अब आप वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं जाओगे, अब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाओगे, वो डिसाइड करेगा ओनरशिप किसकी है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर्स। अगर फॉर एग्जांपल थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, वक्फ बोर्ड एक और, मतलब आप ऐसी हरकतें करोगे तो बिल लाने की जरूरत ही पड़ेगी। थोड़े टाइम पहले उत्तर प्रदेश में वक्फ स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो जाता है, वो बोलता है जी ताजमहल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। मतलब सरकार यहां से अपना क्लेम खत्म कर ले और पूरा कंट्रोल किसके हाथ में दे दे, वक्फ बोर्ड के हाथ में दे दे। ठीक है जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला वक्फ डीड दिखाओ। शाहजहां ने कहीं तो तुम्हें वक्फ डीड दी होगी ना कि ये ताजमहल जो है आज से वक्फ बोर्ड संभालेगा। तो अब ऐसे केसेस में आप कैसे मान सकते हो, अभी तो तुमने बोला कि रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, रिलीजियस पर्पस क्या है ताजमहल का, ना तो मस्जिद, एक मकबरा है, वो भी मतलब उसका कोई रिलीजियस एंगल नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है एक, ना उसका कोई चैरिटेबल पर्पस है, सरकार कमा रही है, सरकार का पैसा है, सरकार की प्रॉपर्टी है। जब आप ऐसे ऐसे क्लेम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप ऐसी एनक्रोचमेंट ना करते तो शायद इस बिल को लाने की जरूरत भी ना पड़ती। वक्फ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन, अब तक क्या था कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज डिटरमाइन की जाती थी, अब तक केवल जो अथॉरिटी थी वो वक्फ बोर्ड था, केवल वक्फ बोर्ड डिसाइड करता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है या फिर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। ये पूरी तरीके से इसे खत्म कर दिया गया है, ये क्लेम रिमूव कर दिया गया है। आगे से कलेक्टर्स डिसाइड करेंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी कि वेदर अ प्रॉपर्टी वुड बी अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट। अब लोगों का यह कहना है कि कैसे डिसाइड कर सकते हैं मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को सरकार। देखो यार, तुम एक देश में रह रहे हो, एक डेमोक्रेसी में रह रहे हो, एक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हो, अपनी राइट्स को तुम्हें सरेंडर कर रखा है, तुम्हें सर्टेन बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। अब अपने हिसाब से तो हर चीज नहीं चल सकती। कल को हिंदू अपना कोई ऐसा बोर्ड बना के बैठ जाए, फिर क्रिश्चियन अपना कोई बोर्ड बना के बैठ जाए, फिर सिख अपना कोई बोर्ड बना के बैठ जाए, सरकार क्या करेगी? फिर सरकार झुंझुना हिलाएगी बैठ के। काम तो गवर्नमेंट के अंडर ही फंक्शन करना पड़ेगा ना। अब ये कह दीजिए सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, सरकार पे आपको भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। जब बेनिफिट्स की बात आती है तो सरकार पे भरोसा है। जब जितनी भी आपको चीजें मिल रही हैं बाय द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू, पीएम किसान के थ्रू, तब आपको सरकार पर भरोसा है। लेकिन जब हम ये बोला जाता है कि प्रॉपर्टीज की डिस्प्यूट सरकार डिसाइड करेगी, तो आप बोलोगे बायस हो जाएगा। तो फिर अगर केवल आप ही डिसाइड करोगे किसकी प्रॉपर्टी कौन सी रहने वाली है, फिर वो बाकियों के लिए भी तो बायस हो जाता है ना। इसको एक न्यूट्रल स्टैंड पे लाना जरूरी है ना। ये आपके अगेंस्ट नहीं है, बस क्या करने की कोशिश की जा रही है कि इसे न्यूट्रल बनाया जा रहा है। ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट नहीं है, ये बस केवल न्यूट्रलिटी लाई जा रही है कि सबको इसमें बराबरी का हक मिल सके और किसी की प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत ना हो, किसी की फंडामेंटल राइट या किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट ना हो। अब यह भी देखा गया है कि वक्फ सर्वे, जो कलेक्टर्स हैं वो वक्फ सर्वेस कैरी आउट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद स्टेट रेवेन्यू लॉज, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके अकॉर्डेंस में आप वक्फ सर्वेस फॉलो करते हुए दिखते हो। अब इसमें ये वैसी एक और भी बात आती है कि मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा इस चीज को लेकर
कि ऐसा लग रहा है कि अगर स्टेट कंट्रोल में आ जाएगा तो शायद माइनॉरिटी प्रॉपर्टीज जो है वो सिक्योर्ड नहीं रह पाएंगी, स्टेट इंटरवेंशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। बाय दैट लॉजिक तो फिर किसी भी तरीके से हिंदूज की प्रॉपर्टी सेफ होनी ही नहीं चाहिए थी। एक और लॉजिक है, जब लोग बोलते हैं कि जी हम तो इस्लामिक लॉज पे ही चलेंगे, वक्फ जो है पूरी तरीके से इस्लामिक लॉ ही डिसाइड कर रहा है। इस्लामिक लॉ पे तो वैसे भी नहीं चल रहे ना आप। 1937 में शरिया लॉ को खत्म कर दिया गया था, केवल सिविल एस्पेक्ट में छोड़ा गया था, क्रिमिनल एस्पेक्ट उसका खत्म कर दिया गया था। मतलब पूरी तरीके से शरिया इस देश में इंपोज नहीं दिखता है, केवल आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से शरिया को इंपोज कर रहे हो। और आपको खुद भी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की डेवलपमेंट में रोक लगा रहा है, मुस्लिम्स के पर्टिकुलर कम्युनिटी के मतलब मुस्लिम्स के ग्रोथ में एक हर्डल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि बाकी जो बेनिफिट्स बाकी कम्युनिटीज को मिल जाते हैं अंडर द कॉमन लॉज वो शायद मुस्लिम वुमेन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुस्लिम बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं मुस्लिम्स की, चाहे वो बोहरा कम्युनिटी हो जाए, चाहे वो आगा खाना कम्युनिटी हो जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। तो समय के साथ बदलना जरूरी है और ये भी मेक श्योर करना जरूरी है कि आप अपने रिलीजियस एस्पेक्ट को बिल्कुल होल्ड करें, वो आपका हक है, वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन विदाउट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स या विदाउट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एनीबडी एल्स, वो भी मेक श्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर दो तीन चीजें बोली गई हैं कि अब 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि नॉन मुस्लिम्स का कब्जा हो जाएगा वक्फ बोर्ड के ऊपर। 2 नॉन मुस्लिम्स होंगे, अभी भी मेजोरिटी मुस्लिम्स ही रहेंगे। साथ के साथ इसे और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए इसमें वक्फ बोर्ड के अंदर एटलीस्ट 2 मुस्लिम वुमेन भी होने चाहिए। और जब हम बात करते हैं 2 नॉन मुस्लिम्स की, ये एमपीज, जजेस एंड डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स होने चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि ये मुस्लिम्स हों। मतलब अगर हम उस हिसाब से देखें तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप 2 नॉन मुस्लिम्स बढ़ा रहे हो जिससे इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वक्फ बोर्ड की बढ़ाई जा सके। ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात है। वक्फ बोर्ड में भी आपको सिमिलर चीजें देखने को मिल रही हैं। यहां भी रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। यहां भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैंडेटरी रहेगा और 2 नॉन मुस्लिम्स का प्रेजेंस भी मैंडेटरी रहेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अभी भी मुस्लिम्स के हाथ में ही रहेगी। मेजोरिटी इन वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के अंदर आपको मुस्लिम्स की ही देखने को मिलने वाली है। ट्रिब्यूनल की जो कंपोजिशन है उसको थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा। पहले यह होता था कि जब भी आपको वक्फ के अगेंस्ट कोई क्लेम करना है, कोई लड़ाई लड़नी है, कोई लीगल फाइट करनी है, तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और उनके लॉज के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करना पड़ेगा। आज की डेट में से चेंज कर दिया गया है। अब जो एक पहले होता था मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट बैठा रहेगा वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर, उसे हटा के बोल दिया गया है कि ट्रिब्यूनल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट जज बैठेगा और साथ के साथ एक स्टेट ऑफिसर बैठेगा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का है। मतलब आपने इसे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया है, थोड़ा सा ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल और थोड़ा सा ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट से देखने की कोशिश की है। अगर आगे देखा जाए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके अलावा और क्या चेंजेस हैं। ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजंस हैं, अब पहले वो कहीं नहीं, आप ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते थे। वक्फ ट्रिब्यूनल ने अगर आपको कोई जजमेंट दे दिया है वो आपको मानना पड़ेगा। अगर उसने आपकी प्रॉपर्टी छीन के अपनी बना ली है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या हो गया है, जब भी ट्रिब्यूनल डिसीजन देगा और आप उससे खुश नहीं है तो 90 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है रेस्ट ऑफ द सिटीजंस के लिए, इवन मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी जाती है, उनकी मेहनत की कमाई को उनसे छीन लिया जाता है इन द नेम ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी बहुत पावर आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ अकाउंट्स के, जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है, जो वक्फ डील कर रहा है जिसके साथ, उसके लिए भी एक सर्टेन रूल्स होने चाहिए जिससे उसे मैनेज किया जा सके, उसे किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल में यूज ना किया जा सके, कोई अपने पर्सनल करप्शन के लिए उसे यूज ना करे। जो चैरिटेबल पर्पस है, जो पब्लिक वेलफेयर वक्फ बोर्ड का एक पर्पस होता है, उसे बेटर तरीके से डील कर सके। इस वजह से रूल्स बनाए जाएंगे, बोर्ड प्रोसीडिंग्स के रूल्स बनाए जाएंगे। साथ के साथ ऑडिट का भी प्रोविजन लाया गया है कि वक्फ बोर्ड में ऑडिट कराया जाए, जिससे एक्चुअल पता चल सके कि कितनी प्रॉपर्टीज को वक्फ क्लेम किया गया है और कितना पब्लिक वेलफेयर का काम किया गया है, और या फिर कितना ऐसे लोग हैं जो इन द नेम ऑफ रिलीजन अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे हैं और यहां लोगों को किसी भी तरीके की दूसरी एजुकेशन लेने से मना कर रहे हैं। तो ये सीएजी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, कैग हैं हमारे, उनके अंडर ही ऑडिट किया जा रहा है। सेपरेट वक्फ बोर्ड बनाने की बात की गई है। अब तक जो मुस्लिम्स के अंदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस कह लो या फिर लेस रिप्रेजेंटेटिव क्लासेस कह लो, जिन्हें हम बोहरा कम्युनिटी, आगा खानी सेक्ट बोलते हैं, इनके लिए भी सेपरेट बोर्ड्स बनाए जाएंगे। अभी तक आपको शिया और सुन्नियों के लिए ही
देखने को मिल रहा था कि वक्फ बोर्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब बोहरा और आगा खानी के लिए भी बनाए जाएंगे, मुस्लिम वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो लॉ है, ये जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, और साथ के साथ इसमें अफर्मेटिव एक्शन वाला भी एंगल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जो मैंने सारी चीजें आपको बताई, जिससे इसका मिसयूज और मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज का, उसको रोका जा सकेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के अंडर फंक्शन करना शुरू कर दोगे, ऑडिट जैसी चीजें होने लगेंगी, तो जो आपका मेन पर्पस है शायद आप उसे बेटर अचीव कर पाओ, दैट इज पब्लिक वेलफेयर। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, जो वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है, तो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज पे भी उसने क्लेम करना शुरू कर दिया था। आज की डेट में स्ट्रिक्टर पेनल्टीज लगाई जाएंगी, जिससे किसी भी तरीके का एनक्रोचमेंट या इलीगल ट्रांसफर्स रोके जा सके, लोगों की जमीन पर उनका हक बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटीज, जैसे मैंने बोला, नॉन मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन, साथ के साथ वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, साथ के साथ बोहरा और आगा खानी सेक्ट जैसे कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन, वो काफी हद तक इसे और ज्यादा इंक्लूसिव और डाइवर्स बनाता है। और जो हिस्टोरिकल इश्यूज हैं, जो करप्शन और इनएफिशिएंसीज के इश्यूज देखने को मिलते हैं, कि जो लोग वक्फ बोर्ड में बैठे हैं ऊपर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, वो अपनी जेबें भर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं हो रहा। मुस्लिम कम्युनिटी आज भी वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी देखने को मिलती है इस देश के अंदर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो किसी और एस्पेक्ट में भी आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो मैं नहीं कह रहा, रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2004-2005 में, उनका स्टेटमेंट है ये, कि इस देश के अंदर एससी एसटी कम्युनिटी से भी ज्यादा बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी है। तो आपका जो काम है पब्लिक वेलफेयर का, जो आप इतनी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हो, इस देश के अंदर तीसरे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आपने ओन कर रखी है रेलवेज और डिफेंस के बाद, लेकिन वो प्रॉपर्टी का जो वेलफेयर है वो मुस्लिम्स तक पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल इश्यूज हैं वक्फ मिसमैनेजमेंट में, उनको भी रिजॉल्व किया जा सकेगा। अब एक इशू यह है कि कैसे राइट टू प्रॉपर्टी का अगेंस्ट जाता है। सबसे पहली चीज, इर्रिवोकेबिलिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, कि अगर वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लिया तो वो इर्रिवोकेबल है, उसे वो वापस नहीं देगा, ऐसा वक्फ का कहना है। और आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाके ही केस लड़ना है, तो आपको पता है जजमेंट किसके फेवर में जाता हुआ दिखेगा। तो मतलब ये बेसिकली ऐसी लड़ाई है जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते, और आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनी जा सकती है। थोड़े टाइम पहले आपने ये भी देखा था, गुजरात के अंदर 2 आइलैंड्स पे ही क्लेम करना शुरू कर दिया था वक्फ ने, कि बेत आइलैंड्स किसका है, ये किसका है, बेसिकली वक्फ का है। मैंने अभी आपको एक मंदिर वाली बात बताई, इलाहाबाद प्रॉपर्टी के कैंपस की बात बताई। तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट था या फिर एक वहां टेंपल बोर्ड था इसलिए लड़ लिया गया, या पूरा का पूरा आइलैंड है इसलिए लड़ दिया गया। लेकिन अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी तो उसको तो बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की मेहनत क्या है, पानी फिर के वक्फ के हाथ में चली गई। तो ये चीज भी मैनेज करना जरूरी है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज, दूसरों की प्रॉपर्टीज प्रोटेक्ट नहीं हो पाती हैं वक्फ की इर्रिवोकेबिलिटी वजह से। लिटिगेशन एंड मिसमैनेजमेंट, मैंने आपको बताया 1995 वाला जो एक्ट है और जो 2013 वाला एक्ट है, 1995 में एक्ट आया, 2013 के अंदर इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें इसको और ज्यादा पावर प्रोवाइड कर दी गई थी वक्फ को, जिसके अंदर यह बोला गया था कि 2013 अमेंडमेंट के थ्रू अगर किसी भी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी किसी को क्लेम कर लेती है, वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लेता है, तो एक तो यह हो जाएगा कि उसे केवल ट्रिब्यूनल में ही सुना जा सकता है, किसी और जगह नहीं सुना जाएगा, और ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट होगा वो फाइनल होगा, उसके बाद आप कहीं और नहीं जा सकते। तो इसने इसकी इनएफिशिएंसी के लिए क्रिटिसाइज किया गया था, और उसके बाद से आपको एनक्रोचमेंट और ओनरशिप डिस्प्यूट्स और जो रजिस्ट्रेशन एंड सर्वेज हैं उसमें काफी ज्यादा डिले भी होते हुए देखे हैं। जुडिशियल ओवरसाइट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके से कन्वेंशनल जुडिशरी या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंटरफेयर करती हुई नहीं दिख रही थी। इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी उन्हें मैनेज करने के लिए वो अपनी मर्जी से फंक्शन कर रहे हैं, जिसमें जहां आपको देखने को मिलता है मोनोपोली है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मोनोपोली माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स टू करप्शन। तो करप्शन के काफी ज्यादा चांसेस आपको वक्फ प्रॉपर्टीज में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जुडिशियल ओवरसाइट या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सर्वे वर्क अब तक आपको देखने को नहीं मिला है, यही कारण है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, आज की डेट में 21,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको केसेस चलते हुए दिख जाते हैं। कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, ये इंडिविजुअल केसेस बोल रहा हूं मैं, सरकार वाले नहीं बोल रहा। जो प्रॉपर्टीज हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, पर्सनल प्रॉपर्टीज लोगों की वक्फ प्रॉपर्टी की तरह डिक्लेयर कर दी गई हैं, और वो केसेस लड़ रहे हैं अपने, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अब जा चुकी है, क्योंकि वो केसेस कहां लड़े जा रहे थे, ट्रिब्यूनल में लड़े जा रहे थे। अगर ये चेंजेस नहीं आते हैं तो आपको और ज्यादा एनक्रोचमेंट होता हुआ भी दिख सकता है। साथ के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक्सपर्टीज और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आप बेटर सर्वेस भी नहीं कर पा रहे, इसलिए एनक्रोचमेंट आपको और ज्यादा बढ़ता हुआ भी दिखा था, जिसकी वजह से आपको बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होती हुई दिखी थी। मिसयूज काफी ज्यादा हुआ है प्रोविजंस का, जो वक्फ बोर्ड के हाथ में पावर दी गई है थ्रू 1995 एक्ट, थ्रू 2013 अमेंडमेंट एक्ट, उसकी वजह से काफी ज्यादा मिसयूज देखने को मिला है, काफी ज्यादा राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होती हुई दिखी है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर भी क्वेश्चन किया जाता है
ये वक्फ जो है केवल एक सिंगल कम्युनिटी के लिए है, इन अ कंट्री जिसे आप सेक्युलर बोलते हो, इन अ कंट्री जिसे आप डेमोक्रेटिक बोलते हो, इन अ कंट्री जहां आप राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताते हो। लेकिन यहां ये जो एस्पेक्ट है केवल एक कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया गया था। इस लॉ की, इस पूरे वक्फ एक्ट जो 1995 वाला है, इसकी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन किया गया था। लेकिन सरकार ऐसा कर रही है, देखिए वक्फ को भी चैरिटेबल पर्सपेक्टिव को रखना भी जरूरी है, रिलीजियस एस्पेक्ट को भी मेंटेन करना जरूरी है। राइट टू रिलीजन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ मेजर फंडामेंटल राइट इन दिस कंट्री। लेकिन यह भी मेक श्योर करना जरूरी है कि वो किसी भी तरीके से दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। मेरा इंटरेस्ट किसी और का डिसइंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी क्वेश्चन की जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको एग्जिस्ट करने दिया जाएगा, बस इसे बेटर रेगुलेट किया जाएगा। डोमिनेट अभी भी मुस्लिम्स करेंगे, रेदर देन कि केवल मुस्लिम्स करेंगे, इसे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, जैसे बाकी कम्युनिटीज को या जो बाकी लोग इस देश के अंदर रह रहे हैं उनको इस चीज का नुकसान ना मिले। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सके, थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है वो बेटर किया जा सके, थोड़ा सी इंक्लूसिविटीज की बढ़ाई जा सके, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनको इंक्लूड किया जा सके। साथ के साथ वो जो अकाउंटेबिलिटी है, आप क्या जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सको, आपके पास एक अपील का हक मिल चुका है हाईकोर्ट जाने का। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी जरूरत थी, जिनकी वजह से आपको जुडिशियल बर्डन भी बढ़ता हुआ दिख रहा था और साथ के साथ लोगों की प्रॉपर्टी की राइट भी वायलेट होते हुए दिख रही थी। तो ये जो पूरा आपको एक्ट आता हुआ दिख रहा है, जो अमेंडमेंट बिल आता हुआ दिख रहा है, ऑल दो बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे कि ये एंटी इस्लामिक है, एंटी मुस्लिम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुस्लिम्स के फेवर में भी काम करेगा। आपकी कोई राइट नहीं छीनी जा रही, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही। ये केवल उन प्रॉपर्टीज के लिए है जो वक्फ डिक्लेयर कर दी गई हैं और जो इलीगली वक्फ डिक्लेयर कर दी गई हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी गई हैं। पूरी तरीके से इस्लामिक विरासत को आप प्रोटेक्ट रख सकते हो, प्रोटेक्टेड रख सकते हो, किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत थी और शायद वही कोशिश चल रही है। तो आप भी मिस इन्फॉर्मेशन से बचिए, जो एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करिए, रेदर देन अपने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप पे फंक्शन करते हुए। ये अपना जो आपका एक विचार है जिसके ऊपर आप चलते हैं, अपनी आइडियोलॉजी है, उसे साइड में रख के एक बार लॉजिक के थ्रू सोचने की कोशिश कीजिए कि वेदर वक्फ बिल लाना जरूरी है या फिर नहीं। लोगों के पॉलिटिकल एजेंडा से बचिए, उनका काम है पॉलिटिक्स करना, आपका काम है वेलफेयर की तरफ मूव करना और एक अच्छा सिटीजन बनना। दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच गाइस। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।